चाँद से फूल से या मेरी ज़ुबान से सुनिए, हर तरफ आपका ही किस्सा है, चाहे जहाँ से सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ खुर्शीद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ अलग हटके। आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं नैनीताल उत्तराखंड के मशहूर रंगकर्मी जनाब मंजूर हुसैन सर को। आइए हम बात करते हैं मंजूर हुसैन सर से। और फिर क्या जाके नान का जब से जो अभी भी याद है मुझे। तो ये यादें हैं अजवा फॉल की। जी सर। आपने सर निर्मल पांडे जी के निर्देशन में भी कोई नाटक किए हैं सर? ये निर्मल पांडे के निर्देशन में ही था ये अजवा फॉल। उनके निर्देशन में मैंने एक अनारो किया और जो खास जो नाटक है ये तुम्हारे जिन लाहौर नहीं वेख्या असगर वजाहत का लिखा हुआ ये किया। वो काफ़ी चर्चित नाटक रहा और बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी। उसका पहला शो जो है सिर्फ एनएसडी के लिए हुआ था। अच्छा। हाँ, एनएसडी स्टूडेंट और उनकी फैकल्टी के लिए। सर कुछ उसका कुछ अंश याद है तो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जिन लाहौर का यहाँ जिन लाहौर का एक पहलवान, उसमें एक पहलवान करके एक कैरेक्टर था। उसमें था कि वो चाय, आज गोपाल तिवारी हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, आज मुंबई में काम कर रहे हैं। वो मेरे साथ वो चाय की दुकान में चाय की वाले का कैरेक्टर करते थे। तो वो दुकान का सीन है एक, तो वहाँ पे एक मौलवी आते हैं, वो उन पे कटाक्ष करता है वो बहुत ज़्यादा। वो इस तरह का कैरेक्टर था कि जिन लाहौर में ये रहा कि निर्मल पांडे जो पहलवान जो देखा था, अपनी तरफ से कास्ट किया था, जो चरित्र चित्रण उसका किया था, उन्होंने कहा था कि निर्मल ने तुम्हारी जो ड्रेस रहेगी वो रहेगी तहमत रहेगा, बंडी रहेगी और हाथ में ये ताबीज़ रहेगा और लठ रहेगा तुम्हारे हाथ में और गंजी खोपड़ी होगी, बिल्कुल उस तरह लगा हुआ। हाँ, तो मैंने कहा जब ये थोड़ा सा हमारे समाज को इतना बड़ा मैसेज दे रहे हैं हम, सांप्रदायिकता पे इतना बड़ा मैसेज है, बंटवारे की टाइम की कहानी है, तो मैंने कहा कि समाज में ऐसे भी करैक्टर होते हैं। मैंने अपने मन से उस समय थोड़ा सा समझ डेवलप हो गई थी, तो मैंने कहा समाज में ऐसे भी करैक्टर होते हैं जो धर्म का चोला ओढ़े रहते हैं, लेकिन धर्म से उनका कोई मकसद नहीं होता, उसके आड़ में वो बहुत सारे खेल खेला करते हैं। तो मैंने निर्मल से कहा कि मैंने कहा निर्मल, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करना चाहता हूँ यार। कहने लगा क्या? मैंने कहा कॉस्ट्यूम मेरी थोड़ा मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तो इसमें कुर्ता पजामा और वो रुमाल और टोपी वोपी लगा करके थोड़ा सा धार्मिक टच उसको देना चाहता हूँ, लेकिन उससे कोई संबंध नहीं है, वो अपना मकसद हल कर रहा है सिर्फ। हाँ, कहने लगा तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से मैंने उसको कास्ट किया था अपने हिसाब से उसको कैरेक्टर को, जो आज भी जो है उसी तरह से किया जाता है ना। हाँ, वही ड्रेस पहनी जाती है। तो उसमें एक दुकान पर मौलवी पर कटाक्ष करता है वो पहलवान। उसका देखा अली में क्या गए ये मौलवी, अबे मैं जानू इन्हें बचपन से, इसके अब्बा दूसरों की बकरियां चराया करते थे और मोहल्ले वाले ने इसे चंदा करके पढ़ाया। 2 दिन तक इसके घर चूल्हा नजर था और मुझे बता दिया इस्लाम। अबे मिलियो मुझे अगले में, तब बताऊंगा मैं तुझे। इस तरह के कटाक्ष थे उसमें। तो एक लाइन ये भी याद है, अभी तो कुछ और समाज को प्रेरणा देने। हाँ, तो इस तरह की। तो निर्मल पांडे के में तो निर्मल ने तो मेरे को हमेशा जो है बड़े रोल करवाए उसने ना। सूत्रधार का बहुत बड़ा रोल। हाँ, खट्टी मीठी यादें भी रही उसके साथ। मैंने जो नाटक करवाए, फिर उसके बाद मैं आपको बीच में रह गया था बात, वो पोस्टर करवाया, ये मैं ठाकुरवा गांव करवाया,
नारद मोह, श्रवण कुमार, और एक कॉमेडी करवाई मैंने, ये थैंक यू बाबा लोचन दास, नाग बोडस का। थैंक यू बाबा लोचन दास। थैंक यू बाबा लोचन दास, अच्छा। नाग बोडस का प्ले था। वो काफ़ी 3-3.25 घंटे का नाटक होता था, लेकिन पता नहीं लगता था किसी को। 3.25 घंटे का? हाँ, शुरू में 3.25 घंटे का हो करीब वो। तो मैंने उसमें काफ़ी मेहनत करी, 1 साल तक तो स्क्रिप्ट में काम किया, उसको करवाया, वो भी काफ़ी चर्चित रहा। और फिर मैंने 2 पैसे की जन्नत भी करवाया। ये मेरे जीवन के रहे। और 30-40 नाटकों में तो करीब करीब अभिनय वगैरह और बैक स्टेज वगैरह, मेकअप, बल्कि मेरे को अभी भी याद है कि मेकअप में ऐसा होता था कि मैं पहलवान का रोल कर रहा हूँ, मेन रोल। लोग अपने अपने कैरेक्टर के बारे में सोचते थे, करते थे, लेकिन मेरी ड्यूटी रहती थी दाढ़ी लगवाने वाले लास्ट में आ रहे हैं, मुझे रोल भी करना है, मेकअप भी करना है, क्रेप वर्क करना है, सबसे कठिन वर्क। तो वो करता था मैं, और लास्ट तक मेरी ये हालत रहती थी कि शो का शुरू होने का टाइम आ गया और मैं जो है मेकअप कर रहा हूँ। हाँ ना, तो ये रहता था। तो इस तरह के हादसे बहुत रहे। फिल्में वगैरह भी की हैं आपने? हाँ, थोड़ा सा टेलीविज़न का भी, थोड़ा सा फिल्मों का, टेलीविज़न में भी काफ़ी रहा आप लोगों की दुआओं से। जी सर। जैसे पंकज कपूर के साथ किया मैंने 2 वसीयत और नेकी। अच्छा। एक दृष्टांत करके सीरियल आता था दूरदर्शन में, उसमें मैंने हमारे पंकज कपूर वो फिल्म एक्टर जो हैं? हाँ, मुंबई वाले एनएसडीएन, उनके निर्देशन में किया। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा अनुभव मिला, वो किया मैंने। और हमारे राजीव कटियार जी के निर्देशन में वसीयत करी। अच्छा। और ये ईशान श्रीदी के साथ क्या, सुन लड़की के नाम से था वो पहले, फिर स्कंडल के नाम से वो फिल्म हुई, वो करी। और करिए छिमा, एक तिवारी जी हुआ करते थे, उनके निर्देशन में करी। अच्छा। फर्स्ट डेथ गोपाल तिवारी। और ये मिशन टाइगर, हाँ, ये इसमें किया। और अब ये सीरियल किलर करके जो अभी इसमें भी एक शॉर्ट मैंने किया, ये फराह खान के निर्देशन में जो बनी थी अभी, इसमें भी किया। हाँ, और अभी हमारे जो अजय भाई है, अजय पवार जी, हाँ, अभी करंट जो है उनके साथ जो है मंटू की कहानी नींद करी, चित्रकार की। और अभी फाइनल होनी है वो जो जागते रहो करके, शूटिंग पूरी होगी। हाँ, उन्होंने विश्वास करके मुझे उसमें मेन रोल करवाए, वो किया। और ये जो डिप्लोमा फिल्म जो अभी ये यहाँ कोर्स चले थे, उसमें मैंने 6-7 फिल्मों में काम किया। अच्छा। डिप्लोमा फिल्मों के, हाँ, इसमें मैंने इसमें काम किया। एक छोलियार करके भी था। हाँ, मैं भूल रहा था उसको, छोलियार में किया मैंने। छोलियार काफ़ी बड़ी फिल्म थी वो, अभी काफ़ी चर्चित हो रही, कुमाऊनी फिल्म है, उस पर किया। और भी किए हैं मैंने, अभी कुछ भूल रहा हूँ, कुछ ना। जी। तो उसका भी काफ़ी अनुभव रहा। और बैक स्टेज का भी काफ़ी अनुभव रहा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और मेकअप, ये तमाम सारी चीज़ें करते रहा। मतलब आप रीढ़ की हड्डी बनकर काम किए। अब ये रीढ़ की हड्डी का हो या जुनून का हो, ये तो बस ऐसे ही था। लेकिन अफसोस ये है कि जो सोच के किया था वो मिला नहीं, क्योंकि सिर्फ आपने काम में, हाँ, नाम में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिला। युगमन से मेरे को पहचान मिली, नाटकों से पहचान मिली, लेकिन मैंने खोया भी बहुत कुछ है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मेरे साथ तो बड़े हादसे हुआ। आजकल जो नए लड़के हैं उनको पता ही नहीं है। एक बार क्या हुआ कि जिन लोगों ने देखा, मैं पानदान की ज़रूरत थी। अच्छा। मैं अपनी सिस्टर का पानदान उठा ले गया, चांदी का। तो छोटा पानदान हुआ करता था, उसमें जो ढक्कन थे वो बिल्कुल हवा की तरह थे, वो हवा। अच्छा। हाँ, उड़ गए वो लापता हो गए, उसमें से 2 ढक्कन, 2 बचे, 2 लापता। घर में आया, मैंने चुपचाप जो है अपनी सिस्टर को, शादीशुदा सिस्टर थी, उनसे मांग के ले गया था, वो ला के रख दिया। फिर उन्होंने जब देखा उसको, तो उन्होंने कहा उसको, मुन्ना को बुलाओ। मेरे को घरेलू नाम जो है मेरा मुन्ना बोलते थे, तो उन्होंने मुन्ना को बुलाओ, हाँ ना। तो उन्होंने बुलाया सिस्टर ने कहा भाई इसमें तो 2 ढक्कन गायब है। मैंने कहा मैं तो पूरा रख के गया था। एक्टिंग दिखा दी। हाँ, वो वहाँ पे क्या, तो अब वो क्या कहती है, वो नहीं मिला तो नहीं मिला, थोड़ा उन्होंने नाराज़ हुई, थोड़ा सा वो ये हुआ। ऐसी एक बार वो नाटक राजीव कटियार करा रहे थे। अच्छा। मैन विदाउट शैडो ना, तो वो पानी की ज़रूरत थी, एक टैंकी की।
मैं घर से पानी की टंकी जो है पूरा वो उठा के ले गया, वो मैंने लगा दी वहाँ। मैंने कहा पानी पीते रहेंगे लोग यार, बार बार भर के कौन लाएगा। अब वो जब नाटक खत्म हुआ तो मैं थोड़ा हम इधर उधर रह गए, पानी की टंकी वो बाद में टंकी गोल होगी ना। घर वालों ने उसमें भी बड़ी क्लास ले ली है, वो पता नहीं लगा कि कौन ले गया क्या ले गया। हाँ 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 हाँ। ऐसी कुर्ते पजामे नाटक जारी है या कोई और नाटक है तो सफ़ेद कुर्ता पजामा अपनी ड्रेस से काम चलाया। तो ऐसी जा ले आता था मैं किसी को, यार ला देना यार पजामा ला देना यार, कोई क्या कुर्ता ला देना यार, तो एक्स्ट्रा ले आते थे। वो कभी लौट के फिर वो नहीं आते थे ना। तो इस तरह के बहुत सारे, हाँ ये बड़ी दिक्कत रही। पता चला कि कुर्ता घर में रह गया, पजामा गोल हो गया या पजामा गोल हो गया, कुर्ता ही रह गया। ऐसे भी हुए बहुत सारे ना। तो ये चलते रहा। खैर ये रंगमंच के लिए इतना त्याग तो ज़रूरी था। खैर रंगकर में आपने अपनी सेवाएं दी, हाँ इतना सब कुछ किया। सर अभी हम थोड़ा सा उधर की तरफ आ जाते हैं, जो आपका लोक निर्माण विभाग की जो नौकरी रही, हाँ, तो कौन से सन में लगी थी आपकी, उसके लिए क्या संघर्ष किया, किस तरह से वो नौकरी आपको मिली, और उसमें रहते हुए आपने क्या भूमिका निभाई? मैं कर्मचारी नेता भी रहे हैं आप। हाँ, मैं 1984 में आ गया था वहाँ डिपार्टमेंट में। उससे पहले वेधशाला में था। और किस्मत से एक बार मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हुआ था, वो कहीं बहुत दूर था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, मैं जब मैंने इंटर किया था तो चलते फिरते ऐसी कंडक्टरी के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। अच्छा। तो वो आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि घर की क्या लगता था कि यार कहीं से कोई हाँ, तो मैं एग्ज़ाम दे आया। तो वो उसमें भी मेरा हो गया था। लेकिन वो 84 में जब मैं आया जजी कोर्ट में, अच्छा, वहाँ का भी पेपर दिया था। अच्छा। अब मैं पीरियोडी में आया था 84 में, तो मेरे पास 2 कॉल लेटर आ गए। अच्छा, जजी से भी आ गया? जजी से भी आ गया, जजी में भी हो गया था। अरे वाह। अब वो गए जजी में ज्वाइन करो, कोई कहे पैसा कमाना तो रोडवेज में जाओ कंडक्टरी करो ना, और कोई कहे कि यार जजी में। अच्छा, अब हमारा क्या था कि हम रंगमंच में इतना घुस गए थे कि हमें ये था कि हमें समय कहाँ मिलेगा कि हम रंगमंच कर सकें। जजी का पता किया तो उन्होंने कहा भाई बहुत जिम्मेदारी है यार, वहाँ तो तुम्हें 8-8, 9-9 बजे तक बैठना पड़ता था यार। रोडवेज का है, सीटर आके गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ना। शिक्षा हमारी बीए ही थी ज़्यादा, हम कम से कम हमारे पास ऐसा सुविधा थी नहीं, घर में ऐसा बैकग्राउंड था नहीं। तो हमने कहा यार रंगमंच करना है, इसलिए यही ज्वाइन कर लो यार, ये सही रहेगा यार। रंगमंच के चक्कर में हाँ 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 ये ज्वाइन कर लिया। हमने कहा यार यहाँ समय मिलेगा। उस समय के चक्कर में हमने वहाँ 84 में वो ज्वाइन किया। तो अपने को जरा सा बचा के चलते हुए हमने वहाँ अपने ऑफिस में खड़े होकर के नुक्कड़ नाटक करना, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता होती थी, करते थे। हाँ, युगमंच करते थे। तो मैंने अपने प्रांगण में करवाया। अच्छा। आपके जजी में भी कराते थे, वहाँ पे वहाँ भी मैं अरेंज करता था। और अपने प्रांतीय के खंड में बल्कि एक रामपंत हुआ करते थे नेता, मुझे एक बार पकड़ के ले गया, कहने लगा यार तुझे अपनी नौकरी की परवाह नहीं है, तू यहाँ पे ऐसे नाटक वगैरह कर रहा है। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना चोरी कर रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ, ना मैं घूस खा रहा हूँ, ना मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्या किस बात की डर है। उनसे कहा, कहने लगा यार तू बड़ा जिद्दी टाइप का है यार, लेकिन ज़रा संभल के रहा कर, ये कहने लगे वो मुझसे। हाँ, ऐसे मत कहा कर। तो अब डर तो कोई था नहीं, मानसिकता बदली भी थी कि यार सामाजिक संदेश। हाँ हाँ, उसके लिए तो हम करते थे। तो हमारे तो मैंने आपको बताया ना कि मिशन के तौर पे लिया उसे। कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार एनएसडी जाना है या एक्टर बनना है या इसी से रोजगार चलाना है, कभी नहीं सोचा। बहुत उसको एक मिशन के तौर पे लिया। बल्कि नुक्कड़ नाटक का बड़ा, एक बार निर्मल पांडे ने कहा कुछ तो करो नाटक करवाया था निर्मल पांडे ने नुक्कड़, और वो जजी में होना था। तो वो हमारे कक्कड़ होते, विनायक कक्कड़, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो बाज़ार का सीन हुआ करता था एक, तो उसमें वो चले जाते थे बाज़ार में ज़बरदस्ती वैसी। हमसे कहने यार तुम खड़े रहते हो यार, तुम भी आ जाया करो यार, बाज़ार के सीन में आ जाया करो यार, ये वो है। हमने कहा चलो फिर ऐसा करेंगे। यहाँ पे होना था वो रिक्शा स्टैंड पर होना था मनीताल। हाँ, तो मैंने राजेश से बात करी और कक्कड़ से बात करी, और मैंने कहा हम ऐसे करेंगे कि हम अंधे बन के जाएंगे। वो कभी कभी मैं देखता था ना कि कभी अंधे आते थे, वो तीनों अंधे जाएंगे हरिद्वार को जाएंगे, वो बड़े हवा लगाते थे। बड़ा मेरे कैरेक्टर दिमाग में थे वो। रियल कैरेक्टर थे? रियल कैरेक्टर थे वो। उनको देख करके तो नुक्कड़ नाटक का जैसे बाज़ार का सीन आया
तो हम तीनों लोग घुस गए, तीनों अंधे जाएंगे हरिद्वार के जाएंगे। एकदम से एक्टर भी चौंके यार, उन्होंने कहा यार ये तो कहीं सीन में रिहर्सल ही नहीं हुआ था, कहाँ से आ गए। हमने एक इंटरव्यू निकल गए बाहर को, अच्छा। बड़ा जोर का रहा वो। तो वो निर्मल बड़ा खुश हुआ, हमने कहा भाई तुमने ये, हमने कहा ऐसे सोच लिया था। हाँ हाँ। तो वो हुआ क्या कि फिर वो जजी में होना था वो नाटक। अब जजी में मैं चाय पानी ये वो सारा अरेंज मैं ही करता था। तो मैं लगा हुआ था इंतजाम में कुछ, तो वहीं पे कैंटीन हुआ करती थी ऊपर, मैं चाय के लिए बोलने गया तो उतनी देर में वो सीन आ गया। तो देखा तो दो लोग जा रहे हैं, राजेश और कक्कड़, और कह रहे तीनों अंधे जाएंगे हरिद्वार को जाएंगे, तीसरा अंधा है ही नहीं। तीसरा अंधा चाय के लिए तो ऐसा भी हुआ, ऐसे हादसे भी हुए। तो ये रहा रंगमंच का। अच्छा, जैसे मैं बोला था उनको कि बहुत सारे लोगों को जो है रंगमंच का श्रेय नहीं मिल पाया। जैसे हरीश राणा है, मतलब इतनी समझ है उसको कि उसने इतना बढ़िया बेगार नाटक, मैं ठाकुरवा गांव मैंने निर्देशित किया, लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग था मेरे दोस्त हरीश राणा का। अच्छा, उसी ने उसको नाट्य रूपांतरित किया, और जो उसके गीत लिखे ना, मेरे तो खाली निर्देशन ही था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा सहयोग था। वो क्या, उसके बाद उसने बेगार लिखा। हाँ, बल्कि तुम्हें याद होगा कि यहाँ एक फिल्म बनी, क्या था वो, मधुली करके, क्या वो उसी स्क्रिप्ट पे बनी वो। बल्कि वो गीत तक उसमें जो है जो टाइटल सॉन्ग था वो भी वही रहा उसमें। अच्छा, वही वाला। हाँ हाँ हाँ, राणा ने जो बनाई थी स्क्रिप्ट, उसी पर आधारित था वो। तो उसको वो कदर नहीं की गई ना लोगों की, कदर नहीं हुई लोगों की। तो वो बात नहीं पसती है, मुझे नहीं पसती है। अभी मैं दीपन का जिक्र करना भूल गया कि दीपन ने बड़ा सहयोग किया, लेकिन कहीं नाम नहीं लिया जाता। अनिलपन का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है। आज भी मतलब अगर उनको मौका मिले तो सर, आप हमारे कार्यक्रम अलग हटके में जिसका नाम चाहें, जिनके नाम आ नहीं पाए हैं, आज आप ले सकते हैं। हाँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं ऐसे जिनके नाम जो है नहीं लिए जाते हैं। जैसे योगेश पंत को आप लोग जानते ही नहीं होंगे ना, बहुत जुझारू और कर्मठ कलाकार। और उसके बाद NSD पास आउट, और संस्कृत नाटकों में उसका बड़ा महारत हासिल है। हो सकता है वो नैनीताल आए तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा, और आप लोगों की बातचीत भी करवाऊंगा उनसे। वो तुम्हारे संस्कृति विभाग में जॉइंट डायरेक्टर भी रहे उत्तराखंड में। हाँ, आजकल अल्मोड़ा में है वो। चंद्रहास कराया था एक वो उसने, ज्ञान प्रकाश ने, और एक नाटक और करवाया था उसने वहाँ से आने के बाद। और ज्ञान ने भी वो उसने भी कराया था, सुमन ने ना। तो ये है कि जो रंगमंच की जो काफ़ी जुझारू लोग थे, वो एक तरफ को होते गए, और रंगमंच जो है टूटता गया। आप संरक्षण वाली बात जो कहीं कहीं पे आती है, तो मेरे को लगता है कि नहीं, संरक्षण नहीं, आप तो उसको और बिखराव पैदा कर रहे हो। तो ये मेरे को पछता नहीं है, मेरे दिल में था बहुत, जो मैं आज तुम लोगों ने मेरे से उगलवा लिया। नहीं सर, वो बहुत अच्छी बात है जो आपके मन में है। अब किसी को अच्छा लगे क्या बुरा लगे, लेकिन मेरे को सच्चाई कहने में कोई बुराई नहीं है ना। कहना है, जो कहना है, सच कहना है तो कहना है। बिल्कुल सर, क्यों छुपाना है, सच कहना है बस। हाँ, बस कहना है तो कहना है सर। तो वो अभी भी है। हम आज बता रहे थे आपके कर्मचारी नेता के रूप में भी आपको हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे सर। PWD में संगठन हुआ करता था जिला स्त्री। तो मैं तो लगा रहता था ऐसे ही। थोड़ा सा ये था कि रंगमंच करता था तो कभी मेरे को बोलने के लिए बोल देते थे, तो मैं बोल देता था, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। मैं बीच बीच में कुछ शेर भी बोल दिए, कुछ कविता बोल दी, कुछ कर दिया, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो बाद में एक बार मेरे ख्याल से 17, 16, 15 करीब 1913 में मेरे को जो है वहाँ अध्यक्ष बना दिया गया निर्विरोध। 2013? हाँ, निर्विरोध जो है अध्यक्ष बना दिया गया, जो मैं 17 तक रहा लगातार जिले का। और फिर मेरे को एक बागडोर और दे दी गई कि एक संगठन और हुआ करता था यहाँ, महासंघ, उसका जिला मंत्री बना दिया गया। बाद में उसका जिला मंत्री के साथ साथ
प्रांतीय महामंत्री कार्यवाहक उसका भी मेरे को बाहर दे दिया गया, अरे वाह। और जिले का तो अध्यक्ष PWD का जो वो था ही मेरे पास। तो इस संगठनों में भी जुड़ा रहा थोड़ा, और काफ़ी आंदोलनों में फिर मेरे को ये रहा कि मेरे को थिएटर का इतना फ़ायदा मिला कि मैंने कर्मचारियों को जनगीत गाना सिखा दिए। जब भी कोई आंदोलन होता था तो मैं उनको जनगीत गवाता था। सर जनगीतों से याद आया, जब हमारे राज्य का निर्माण हो रहा था उसके लिए आंदोलन चल रहा था, हाँ, तो उसमें हमने बहुत गीत गाए। तो सर कुछ बता, कोई गीत? उसमें बहुत गीत गाए हमने ना, जैसे बली सिंह चीमा के बहुत सारे गीत गाए। एक कैसेट बना था कदम मिला के चल, उसमें भी हमारा सहयोग रहा, लेकिन हमें अफसोस ये है कि हमारे पास आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट नहीं है। जबकि हम प्रभात फेरी हुआ करती थी युगमंच की, 1 महीने तक हमने सुबह बिल्कुल उसमें लगातार जुड़े रहे। हम प्रभात फेरी निकाला करते थे, हमारा रूटीन ये हो गया था, सुबह प्रभात फेरी, दिन में कर्मचारियों के साथ आंदोलन, शाम को गिरदा के साथ वो समाचार बुलेटिन में, बस वो ही रहता था, वो ही आंदोलन में रहते थे। सर कोई गीत वगैरह, कोई जनगीत याद आ रहा हो तो? जनगीत तो बहुत गाए हैं, लेकिन सर एक गाते हैं आप गिरदा का, एक मुझे याद आ रहा है, एक बहुत अच्छा। हाँ, जैसे उनका एक वो, सर राज्य आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई जनगीत हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे सर? हाँ, जनगीत तो बहुत गाए। मैं तुम्हें एक फैज़ अहमद फैज़ का लिखा हुआ जो गिरदा गाते थे, हाँ फैज़ अहमद साहब। हाँ, तो मेरे को बड़ा पसंद था वो गीत। 2-4 लाइन में उसको जितनी याद आता है तो वो सुना देता हूँ। वो है, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, पर्वत पे बैठे तो जरा याद आ गया। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। बहुत खूबसूरत सर, बहुत बड़ी जी सर, बहुत खूबसूरत। सर आप गिरीश तिवारी गिरदा के साथ भी काफ़ी जुड़े रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई यादें हों तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हाँ, उनसे जुड़ी हुई काफ़ी यादें हैं मेरे साथ। बल्कि एक याद तो ये है कि हम तो बच्चे थे, हमारे समझ में नहीं आती थी चीज़ें। जब कबीरा खड़ा बाज़ार में हो रहा था तो हमने जब वो पर्चा घुमाया तो सारे नैनीताल के कलाकारों के बीच में गए थे, तो गिरदा के पास भी गए थे। तो गिरदा यहाँ नैनीताल क्लब में एक खोली थी, वहाँ पे रहा करते थे। गिरदा तब बड़े गिरदा हुआ करते थे, नाखून बड़े हुए, बाल बड़े हुए ना। तो गिरदा हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा आओ बैठो बैठो भाई, कैसे आए हो? तो दीपन जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई एक नाटक कर रहे हैं गिरदा, आपका सहयोग चाहिए। कहने कौन सा नाटक कर रहे हो? उन्होंने कहा कबीरा खड़ा बाज़ार में। कौन करा रहा है? उन्होंने कहा अनिल पंजी करा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहने लगे यार गलत आ गया डियर तुम यहाँ। अच्छा। तो पंजी ने कहा नहीं गिरदा, तुम्हारा तो सहयोग चाहिए, तुम्हारे बिना तो हम ज़ीरो ठहरे, आपका सहयोग चाहिए, आपको आना है। यार मैं एक ही शर्त पे आऊँगा, तुम कबीर को मंच में मत लाना। कहने लगे अच्छा। हाँ, कबीर को मंच में। अब मैंने भी स्क्रिप्ट पढ़ ली थी तब तक, अब मेरे दिमाग में भी खटकाया। मैंने कहा कबीर तो उसमें मेन कैरेक्टर है, उसको मंच में मत लाना, उसको मंच में मत लाना क्यों कह रहे हैं? फिर थोड़ी देर बात करने के बाद हम वहाँ से चल दिए। मैंने पंजी से कहा, मैंने कहा बड़े अजीब आदमी है यार, ये कबीर को मंच में मत लाना कह रहे हैं यार। मेरी नए नए मुलाकात थी उनसे। मैंने कहा मेन कैरेक्टर तो कबीर ही है उसमें। लेकिन वो बात मेरे समझ में बहुत सालों बाद आई कि यार कबीर तो बात का अर्थ कबीर तो है ही नहीं, कबीर जैसा शख्स तो है ही नहीं, कबीर चरित्र
कहाँ से लाओगे कबीर जैसा चरित्र। बिल्कुल। तो वो बात बहुत समझ में आई मेरे बाद, तो मैं उनका बड़ा बाद में बड़ा उनका मैं मुरीद जैसा हो गया था। मैं उनके गीत भी गाता था और जनगीतों में ये आंदोलन होते थे वहाँ भी गाता था। सर कोई जनगीत याद हो तो हमारे दर्शकों के सामने रख दीजिए। हाँ, गिरदा का एक वो सुनाता हूँ मैं तुमको कि वो जो उन्होंने अब जो मैंने अभी ये गाया था ये भी गिरदा ही गाते थे। हम मेहनत कस जगह वालों को उन्हीं का गाया हुआ था ये। अच्छा। जैसे उनका एक गीत है वो ततुकनी लगाऊ देख गुनन मुनाई न टेक, ततुकनी लगाऊ देख गुनन मुनाई न टेक, जता एक दिन तो आलो ये दुनी में हो, जाता एक दिन तो आलो ये दुनी में, चाहे हम नहीं रह सकूं चाहे तुम नहीं रह सको, चाहे हम नहीं रह सको चाहे तुम नहीं रह सको, जाता कोई ना कोई तो ला लो ये दुनी में, हो जाता कोई ना कोई तो ला लो ये दुनी में। बहुत खूबसूरत। दो ही लाइन सुनाया, गीत तो बहुत बड़ा है उनका। हाँ पूरी जान डाल दी। हाँ तो सर अब मैं आना चाहूँगा नैनीताल की रंगशाला पर। नैनीताल इतने साल हम रंगकर्म करते हुए और इतने सालों से युग मंच है, बाकी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, नैनीताल से कलाकार भी गए हैं एनएसडी में, लेकिन आज तक हमें रंगशाला नहीं मिली। तो आप सरकार को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे, क्या मांग रखना चाहेंगे? हाँ खुर्शीद, ये तुम अब बहुत मेन पॉइंट पे आए हो, बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। जी सर। कि हाँ कि नैनीताल का इतिहास जो है रंगमंच का वो ब्रिटिश पीरियड से रहा है कहते हैं लोग ना। और हमने भी देखा है कि यार काफ़ी रंगमंच नैनीताल में होता रहता है और अभी भी हो रहा है, लेकिन रंगशाला नहीं है। ये बड़ी विडंबना है हमारे कलाकारों के लिए। बल्कि उसमें आप लोगों को याद हो शायद कि बड़ा संघर्ष भी किया गया। हमने एक हमारे कुछ नए नए लड़के बेचारे इस संघर्ष कर रहे थे, वो उन्होंने 2-4 मीटिंग भी बुलाई, तो कोई पहुंचा नहीं। वो नए लड़के थे, ये पवन वगैरह ये लोग मीटिंग बुलाई थी। तो फिर ये सर आना फिर मैं हाँ ये का 4-5 साल पहले की बात होगी। तो फिर मैं उनके साथ जुड़ा। फिर मैंने कहा सबको जोड़ो जी इसमें, तब जाकर के मैंने उन लोगों से बात करी। मैंने कहा कोई एक मंच नहीं, सारे मंचों को इसमें जोड़ो। मैं खुद लोगों के पास भाग कर गया, इद्रीस मलिक, जहूर आलम, उधर से दिलावर और इधर से ये अजय वगैरह, सब जितने भी नैनीताल के जितने भी रंगकर्मी हैं सबको एक मंच पे लाए। उसमें कवि भी थे कुछ, और एक रंगशाला संघर्ष समिति का जो है निर्माण किया गया, जिसमें संयोजक मेरे को ही नियुक्त किया गया। और हमारे महेश जोशी नैनीताल समाचार जो थे पहले, ये इनको जोड़ा गया। और उसमें हमने काफ़ी ज्ञापन वगैरह दिए। मुख्यमंत्री से आश्वासन भी आया, चिट्ठियाँ भी आई। उसमें संस्कृति विभाग से सर्वे भी हुआ। उन्होंने 3 जगह चिन्हित की थी, तुम्हारे रिंग हॉल और अशोक सरीमा और तुम्हारे घोड़ा स्टैंड। बल्कि उनका एक पॉइंट बहुत अच्छा था कि अगर जो रिंग हॉल है अगर वहाँ रंगशाला बनाया जाता तो खर्चा भी कम आएगा और वो जल्दी, क्योंकि वो पहले भी जो है रंगशाला रहा है। हाँ, तो उस पर काफ़ी काम हुआ। लेकिन विडंबना है कि अभी तक नैनीताल में कोई रंगशाला नहीं हो पाई, जबकि नैनीताल ने एनएसडी में कितने कलाकार भेज दिए, एफटीआई भेज दिए, बीएनए भेज दिए। मतलब लगाइए कि जो अपने स्वतः रोजगार में लगे हैं, गवर्नमेंट के सर पे कोई बोझ नहीं है ना, वो अपना काम कर रहे हैं। और नेशनल इंटरनेशनल फेम पे नैनीताल का नाम है रंगकर्म के नाम। लेकिन विडंबना है कि सरकार को इस ओर कोई ध्यान ही नहीं रहता है। मैं तो सरकार को कहना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दे। एक रंगशाला नैनीताल में होनी चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी जो है कम से कम उसका लाभ उठा सके और रंगकर्म को आगे बढ़ा सके और नेशनल और इंटरनेशनल फेम पर और काम करे। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और नैनीताल के कलाकारों को भी एकजुट होकर के फिर से एक आंदोलन की ज़रूरत है करने की, मांग करने की। तो हम जल्द से जल्द निर्माण करते हैं। हाँ, मैं खुद सोच रहा हूँ कि एक बार रंगशाला की जो संघर्ष समिति है
उसका मीटिंग बुलाई जाए। और हमने काफ़ी मेहनत करी, सारे नैनीताल के सारे कलाकारों ने, तुम भी थे उसमें, बल्कि पुनः जागृत करना पड़ेगा। हाँ पुनः जागृत करना पड़ेगा। थोड़ा सा तेज हुई थी वो, लेकिन थोड़ा सा हमारे जो पूर्वज रहे हैं, थोड़ा उनकी भी गलती रही है ना। ये काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया लोगों ने। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो ये है नैनीताल का इतिहास। बाकी सर तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो छोटे सी एक जो मेरे को पता था, जो मेरे को हाँ उसको। बाकी सर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अंतिम चरणों पे हम आ रहे हैं। हाँ, समय की उपलब्धता भी है और मौसम भी आजकल ठंडा हो रहा है। अंत में सर, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो रंगकर्म में आ गई है, हाँ, बन रही है, हाँ, धीरे धीरे एक्टिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप आने वाली पीढ़ी के लिए, कि रंगकर्म के लिए क्या करे क्या ना करे? हाँ, मैं जो नई पीढ़ी है उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि देखो, अगर इस फील्ड में आते हो तो सबसे पहले तो आपका जो एम है वो पक्का होना चाहिए, और मेहनत, ईमानदारी, और ये बहुत ज़रूरी है। और अगर उसी को अपना फील्ड बनाना चाहते हैं तो बहुत ईमानदारी से काम करें। और बहुत सारी संस्थान है, BNA है, NSD है, FTI है, इसके लिए तैयारी करें। और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है खुर्शीद, इसमें ईमानदार होना चाहिए। हाँ, कि आजकल मैं देखता हूँ कि जैसे कोई नाटक शुरू होता है तो रिहर्सल में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन रिहर्सल से ही आपको सीखने को मिलता है। तो थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट है तो उसमें ध्यान दें, अपना टाइम से रिहर्सल में जाएं, टाइम से। होता क्या है कि अगर रिहर्सल शुरू हो रही है, एक कैरेक्टर नहीं पहुंचा तो पूरे सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये हाँ, बहुत ज़रूरी अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है। बल्कि निर्मल की तो आदत थी कि वो कहता था अपनी जो जितनी प्रॉब्लम है वो सब, ये अंदर घुस रहे हो तो पहले बाहर रख के आना। बहुत सही बात कहता था वो ना। तो ये ज़रूरी है कि ईमानदारी और मेहनत ज़रूरी है। अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेहनत करें। और सबसे पहली बात यह है कि जितने भी नाटक हैं, उपन्यास हैं, ये है, पढ़ने की आदत डालें। ये उनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। और क्या है मेरी, हाँ, और क्या है, वही शुभकामना है उनके लिए कि जो नए पीढ़ी आ रही है, और जितने भी अपने सीनियर्स हैं उनकी इज़्ज़त करें, उनसे जो उनका अनुभव है वो प्राप्त करें, वही उसकी शिक्षा है। बहुत खूबसूरत सर। फैमिली का जो नाम है, जैसे वाइफ का नाम, बच्चों का नाम, सारे हमारे दर्शकों को हाँ, मैं वो भी बताऊंगा सब, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये खाना निकाल के लाता था। फिर बाद में ये हुआ कि योगेश पंत बहुत दूर रहा करता था, तो ज़्यादातर रिहर्सल होती थी तो रात को मेरे पास ही आकर के हम एक ही चरपाई पे सो जाया करते थे। कभी दीपन पे आया करते थे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक आदमी का खाना हम 2 लोगों ने खाया, रिहर्सल करके आए मंच की, और खा करके उसमें सो गए। और सुबह जब मैं उठता था तो योगेश पंत मिलते नहीं थे। वो सुबह 4 बजे उठ करके दरवाज़ा खोल के अपने घर को चले जाते थे। 7 नंबर रहते थे। तो ये रहता था। और वाइफ ने तो मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि मैं तो समय नहीं दे पाया वाइफ को ना। सुबह नौकरी में चले गए, वहाँ से आए, 15-20 मिनट मेरे को मिलते थे घर में। नाश्ता वास्ता जो कराया वो वाइफ के साथ था। मैं आते समय सब्जी वब्जी ले आता था, जो भी होता था, या वो देख लेती थी। मैंने नाश्ता वास्ता किया और मैं सीधे फिर जो है मलिताल को रिहर्सल में चल देता था। फिर रात को ही आता था बहुत देर में तक, और वाइफ बेचारी बैठी रहती थी, वो फिर खाना गर्म करके लाती थी। उन्होंने कोऑपरेट किया मेरे को। हमारी दुआएं हैं, और आप साथ रहेगा तो कुछ ना कुछ करेंगे नीचे। जैसे यहाँ पे कुछ लोग तो बहुत, मेरे को लगता है कि आगे जाके कुछ बहुत अच्छा करेंगे। जैसे अजय पवार है, हमारे अमित शाह हैं, किस किस के नाम लूँ मैं, मतलब मैं माफ़ी चाहूँगा यार, बहुत सारे लोग हैं खुर्शीद, मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ, बहुत टैलेंटेड लड़के हैं और काम कर रहे हैं। मैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये सब चीज़ें सोच करके करना चाहिए। अभी जैसे हमारे अजय पवार हैं, उन्होंने मेरे को 3 फिल्मों में अभी मेन कैरेक्टर करवाए हैं। अब पता नहीं मैं उनके जो सोच थी फिल्म की, उसमें कितना खरा उतर पाया, कितना नहीं उतर पाया, ये तो वही जाने।
और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं तो बहुत अच्छी मिल रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जितने भी यहाँ रंगकर्म से जुड़े लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका बैकग्राउंड उतना बढ़िया नहीं है ना। लोग पैसा दे करके एक्टिंग सीख रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा सीखे हुए लोग वो हैं जिनके पास अर्थ नहीं है। लेकिन देखो भविष्य में उनका, मेरी तो शुभकामनाएं उनके लिए कि उनकी मेहनतें काम आए, वो इस फील्ड में अपना भविष्य बनाएं और समाज को भी कुछ दें और नई आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दें। सर, हमसे बात करने के लिए आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थे नैनीताल की अजीमुशान शख्सियत रंगकर्मी श्री मंजूर हुसैन साहब। तो सर, हमारे कार्यक्रम का नाम अलग हटके चले क्या किया कि सुनहरे रुपैले नर्मदा गणों की सर्जना की, जिसका अंड फूटने से ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसका आधा भाग ऊपरी नौखंडी आकाश बना, मध्य भाग से अमृत लोक बना, जिससे भाग से 3 ताल धरती बनी और धरती पर राख का मनुष्य बना। आहा, राख की बात क्या, राख की करामात क्या, कि राख का मनुष्य लाख का भी है, कि राख का भी है, कि लाख का भी है, कि राख को भी लाख बना देता है और लाख को भी राख बना देता है। इसी तरह मेरी कथा के वीर कहलाने वाले 22 भाई मफौल, जो आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं।